अब उसके बाद आगे है जी बुलंदी के साथ जी में तब्दीली। ये क्या चीज़ है? यानी कि जैसे जैसे हम जी जो सा होता है ये कांस्टेंट नहीं होता। ये ज़मीन की सरफेस के करीब करीब तो कांस्टेंट होता है, 10 ही होता है। लेकिन अगर जैसे ही ज़मीन से दूर जाते जाएंगे तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो सा होगा ये कम होता जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सी ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि ये जो सा है जी जो सा है ये जी, इसका फार्मूला जो सा है वो हमने यहाँ पर ड्राइव किया हुआ है ग्रेविटेशन ज़मीन के मैस में। ये जी का फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है। सिर्फ हमने ये फार्मूला को यहाँ से उठाया ज़मीन के मैस से, ठीक है ना। उसको ज़मीन के मैस से उठाया और उसे यहाँ पर दर्ज कर दिया, यानी कि यहाँ पर हमने दर्ज कर दिया ये वाला फार्मूला GME/R का होल का स्क्वायर, ठीक है। ओके हो गया। अब हमें पता है कि चूँकि यहाँ पर हाइट की बात हो रही है, चूँकि यहाँ पर हाइट है, काफ़ी ज़्यादा हाइट है, ठीक है ना। ज़मीन हमें पता है कि ज़मीन से कुछ ही, यानी कि जब रॉकेट उड़ता है, जब रॉकेट ज़मीन की सतह से उड़ता है ऊपर की तरफ, तो एक वक्त ऐसा आता है कि रॉकेट जो सा होता है उस पर ज़मीन की फ़ोर्स लगना, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट करना बंद हो जाती है। वो मुकाम होता है कि जहाँ पर जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कमज़ोर हो जाती है, यानी कि जी कांस्टेंट नहीं रहता, वहाँ पर जी की मिकदार कम हो जाती है, तभी तो वो ज़मीन की फील्ड से बाहर चला जाता है और उसे कहते हैं खला, कि जहाँ पर इसकी फील्ड जो सी ग्रेविटेशनल फील्ड वो कम होती है, खींचने की ताकत कम होती है, वहाँ पर भी होती है लेकिन कम होती है। ओके हो गया। यहाँ पर G=GME, ये जो सा है ये हमने मैथ्स ऑफ अर्थ में, ये हमने जी का फार्मूला है, ये आपने याद करना है। मैथ्स ऑफ अर्थ में हमने निकाला था, वो मैंने पिछली वीडियो में तफसील से 2 वीडियो बनाई हैं, 2 वीडियोज़ हैं वो आपने देखनी है और तीसरी वीडियो ये देखनी है ताकि आपको समझ आ सके। हमें पता है कि G= होता है GME/R², इसका ताल्लुक इसके साथ बनाना है। अब हमें पता है कि एक बॉडी है वो हवा में है, यानी कि एक अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक का फासला रेडियस ऑफ अर्थ कहलाता है, जो कि कांस्टेंट होता है। और हमने ये मालूम किया हुआ है कि ये है जी 6, ये हमने पीछे मालूम किया हुआ है कि रेडियस जो सा है वो 6.4 × 10⁶ है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। ये भी हमने ये जो सा है ये चीज़ें हमने याद करनी है। रेडियस ऑफ अर्थ भी हमने याद करना है, मास ऑफ अर्थ भी हमने याद करना है, जी कैपिटल जी की वैल्यू भी हमने याद करनी है। स्मॉल जी जो सा होता है जब ये मास करीब होता है तो तब उसकी वैल्यू 10 ms-2 होती है, ये भी हमने याद करनी है बमा यूनिट्स के साथ, ठीक है ना। हमने ये वैल्यूज़ याद करनी हैं। फिर उसके बाद हमें पता है कि ठीक है ना, यहाँ ज़मीन के सेंटर से ज़मीन के सरफेस तक का फासला रेडियस ऑफ अर्थ कहलाता है। और अगर कोई ज़मीन की सरफेस से मैज़ एम, जो सा मैस एम है वो एक हाइट पर है, वहाँ तक का फासला एच कहलाता है। तो ये मैस एम का वेट नीचे की तरफ लाया कर रहा है, तो W=mg। एच क्यों है यहाँ पर? अब हमें पता है कि जी जो सा होगा ये किसी हाइट पर, ये हाइट वो हाइट है कि जहाँ पर ये जो सी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट नहीं करनी, यार यहाँ पर कमज़ोर है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कमज़ोर है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी, यानी कि हाइट इज़, यहाँ से अभी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। इस फार्मूले से भी पता चल रहा है, ठीक है ना। अब हम इस फार्मूले को ऐसा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम ज़रा ध्यान से देखना। चूँकि मैस एम जोन सा है ये डायग्राम की समझ आ गई आपको, ठीक है ना। ये कैसे बनाई है मैंने, ये मैस एम का वेट है W=mg। एच क्यों है? क्योंकि ये मैस जोन सा है ये उस हाइट पर है कि जहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, 10 नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, 10 नहीं है। ओके हो गया। ये हाइट जोन सी होगी, ये हाइट ज़मीन की सरफेस से मैस एम तक की हाइट है कि जहाँ पर ये मैस एम मौजूद है, और ये W=mg है, ठीक है ना। ये वज़न का यूनिट है, यानी कि जिस वज़न से ये वज़न है, ठीक है ना, वज़न है इसका, मैस एम का वज़न है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू है W=mg/h।
और GH जो सा है ये जाहिर कर रहा है कि जो सा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है इस हाइट पर। ओके हो गया। अब हमें पता है कि चूँकि ये फार्मूला है जी GH इज इक्वल टू जी आ जाएगा, मैस ऑफ अर्थ ही आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, मैस ऑफ अर्थ बदलेगा नहीं क्योंकि मैस ऑफ अर्थ कभी बदलता है क्या। मिसाल के तौर पर एक बॉडी का मैस है वो आज से 100 साल बाद भी वही रहेगा और 100 साल पहले भी वही था। ठीक है ना, 10 दिन पहले भी वही था, 10 दिन बाद भी वही होगा। मैस ऑफ अर्थ भी 10 साल पहले भी वही था, 10 साल बाद भी वही है। ठीक है ना, इसीलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो सा है ये भी वैसे ही है, 10 साल पहले भी वही था, यानी कि खींचने की ताकत जो सी है वो भी वही है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये भी कांस्टेंट रहेगी, ये भी कांस्टेंट रहेगी। तब्दीली कहाँ आएगी, तब्दीली सिर्फ और सिर्फ इस आर में आएगी। ये जो सा आर है नीचे है ना, यानी कि इस बॉडी का, इस मैस एम का ज़मीन के साथ जो सा ज़मीन के सेंटर से जो सा फासला है, ठीक है ना, उसमें तब्दीली आएगी। यानी कि जो सा रेडियस है, ये जो सा स्मॉल आर है, स्मॉल आर किस में बदल जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, यानी कि ज़मीन की सरफेस से मैस एम तक का फासला, इसका होल का स्केयर, यानी कि आर की हमने वैल्यू दर्ज कर दी और उसके ऊपर स्केयर दर्ज कर दिया। बस हमने इस फार्मूले को, ये जो सा मैस ऑफ अर्थ में जो सा ये फार्मूला था जी, उसको हमने बुलंदी के साथ जी में तब्दीली के में रिप्लेस कर दिया कि जब जी तब्दील होगा तब ये फार्मूला ऐसे बन जाएगा। यानी कि जब जी में तब्दीली आएगी तो ये फार्मूला ऐसे बन जाएगा, और जब जी में तब्दीली नहीं आ रही होगी तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ओके हो गया, समझ आ गई। ये था हमारा जी में तब्दीली वाला फार्मूला, ड्राइव कर लिया, ये डायग्राम की भी समझ आ गई है। फिर आगे है जी, किसी जिस्म की बुलंदी सतह समुंदर से उसकी ऊंचाई होती है, यानी कि मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, ठीक है ना, हम उसको सतह समुंदर से ही लेंगे, ना कि ज़मीन से लेंगे। ज़मीन तो कहीं कहीं जगह ना हिमवार भी है, ठीक है ना, हिमवार भी है, इसलिए हम ज़मीन से नहीं बुलंदी ले सकते, सतह समुंदर से बुलंदी ले सकते हैं, क्योंकि सतह समुंदर जो सा है वो एक ही जगह पर खड़ा है, समुंदर एक ही जगह पर खड़ा है ना ही वहाँ पर सिर्फ लहरें बनती हैं जो बनकर टूट जाती हैं, यानी कि वो हिमवार है वहाँ से। ठीक है ना, किसी जिस्म की बुलंदी लेंगे हम। ये बुलंदी कहाँ से ली है, मैस एम की बुलंदी जो सी है ये ज़मीन से नहीं ली, बल्कि इसकी बुलंदी समुंदर से ली है। ज़मीन से नहीं लेंगे क्योंकि ज़मीन की सतह ना हिमवार है, कहीं 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 जगह पहाड़ है, तो कई जगह पहाड़ है, पहाड़ के बाद वादियाँ हैं, ठीक है ना, वहाँ गहराई, वादी के बाद खाइयाँ हैं। ठीक है ना, ज़मीन से नहीं हम लेंगे, सतह समुंदर से किसी जिस्म की बुलंदी लेंगे। किसी जिस्म की बुलंदी कहाँ से लेंगे, सतह समुंदर से। क्यों लेंगे, क्योंकि सतह समुंदर जो सा है हर तरफ सीधा ही है, हिमवार है, इसलिए हम सतह समुंदर से लेंगे, ना कि ज़मीन से लेंगे, क्योंकि वहाँ पर खाइयाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, वादियाँ भी हैं, इसलिए हम वहाँ से नहीं ले सकते। ठीक है ना, वहाँ पर बुलंदी जो सी होगी वो कांस्टेंट नहीं आएगी, कांस्टेंट कहाँ पर आएगी, समुंदर से आएगी। समुंदर चूँकि हर जगह क्या है, हिमवार है। ओके हो गया। अब यहाँ पर जी है समुंदर में, समुंदर पर जी बढ़ेगी, यानी कि पहाड़ों पर जी कम होगी, यानी कि समुंदर पर जो सी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा बनिस्बत पहाड़ों के, यानी कि पहाड़ों पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा। ओके हो गया, वहाँ पर जी की कीमत क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ओके हो गया, समझ आ गई। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, ये जो सा फार्मूला है ये क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये ज़ाहिर कर रहा है कि जैसे जैसे हम बुलंदी पर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम बुलंदी पर जाते जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये कम होता जाएगा। इसलिए समुंदर पर क्या है, समुंदर पर क्या है, गहराई क्या है, मैस ऑफ अर्थ से समुंदर तक का फासला क्या है, कम है, इसलिए इसलिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, ज़्यादा। पहाड़ों पर जो चूँकि यहाँ पर पहाड़ इतने बड़े बड़े होते हैं, माउंट एवरेस्ट कितना बड़ा है, ज़मीन के सेंटर से माउंट एवरेस्ट तक की ऊंचाई तक का फासला बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़मीन जो सी होगी यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा। हाइट ज़्यादा होने की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, माउंट एवरेस्ट पर कम है।
ठीक हो गया, समझ आ गई। अब उसके बाद आगे है मसनूई सैटेलाइट्स। मसनूई सैटेलाइट्स क्या कहते हैं कि कोई जिस्म है जो किसी सैयारे के गिर्द घूमता है, कोई जिस्म जो किसी सैयारे के गिर्द घूमता है वो सैटेलाइट कहलाता है। चाँद और ज़मीन और मसनूई सैटेलाइट्स में ठीक है ना तजुर्बा, मिसाल के तौर पर कोई भी जिस्म है, वो कोई भी जिस्म है, मिसाल के तौर पर ये अर्थ है, अर्थ के गिर्द ठीक है ना चाँद गर्दिश कर रहा है, तो चाँद ज़मीन का क्या है, कुदरती सैटेलाइट। इसी तरह जो सा हम भेजते हैं ऊपर सैटेलाइट, नासा भेजती है ऊपर सैटेलाइट, नासा के जो से सैटेलाइट हैं वो मसनूई सैटेलाइट कहलाते हैं। और वो नासा एक ऐसी कंपनी है जो खला के बारे में जानती है कि एलियंस हैं ऊपर, कोई दुनिया नहीं है अंदर ऊपर, इसलिए नासा के सैटेलाइट जो से होते हैं वो मसनूई होते हैं। वहाँ पर साइंटिस्ट जाकर तजर्बात करते हैं, उन्हें कहते हैं मसनूई सैटेलाइट्स। इन्हें मसनूई सैटेलाइट्स जो से होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी कहलाते हैं। अब उसके बाद आगे समझ लेते हैं ये जो सी डायग्राम है ये भी समझ लेते हैं। ये डायग्राम में क्या कहते हैं कि ये सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस ऑफ अर्थ तक का फासला, इनके ये ज़मीन के बिल्कुल दरमियान से ज़मीन की सतह तक का फासला रेडियस कहलाता है। और ज़मीन के बिल्कुल दरमियान से ज़मीन के ये जो से ज़मीन के गिर्द जो सा ये मसनूई सैटेलाइट घूम रहा है, ज़मीन के ये जो सा मसनूई सैटेलाइट कोई भी है घूम रहा है, यहाँ तक का फासला क्या कहलाएगा, यहाँ तक का फासला कहलाएगा स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर प्लस एच होता है। एच क्या होता है, ज़मीन की सतह से ये सैटेलाइट की सतह तक का जो सा फासला होता है ये एच होता है। आर प्लस एच इज इक्वल टू स्मॉल आर। ओके हो गया, समझ आ गई। ये जो सैटेलाइट है ये एक ऑर्बिट के गिर्द घूम रहा है, ज़मीन के गिर्द एक ऑर्बिट इसने बनाया हुआ है, ये उसके गिर्द घूम रहा है, ये बिल्कुल गोल होता है। यहाँ पर मेरी ज़रा थोड़ी सी दायरा मिस्टेक हो गई है, ये बिल्कुल गोल होता है, एक दायरे के गिर्द घूमता है, क्योंकि ज़मीन का जो सा ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी एक दायरे में होता है, इसलिए ये इसकी जो सी मोशन होती है वो भी एक दायरे में ही होती है, ना कि ऐसे मुरब्बा मुस्ततील में होती है। वो भी एक दायरे में ही घूमता है, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स ही दायरे में है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड ही एक दायरे में है, तो इसलिए खींचने की ताकत दायरे में है, इसलिए सैटेलाइट भी एक दायरे में ही मूव करेगा, ना कि आड़ा तिरछा। इसकी भी समझ आ गई, ये जो सा डायग्राम है ये भी समझ हमें आ गई। इसे कहते हैं ये जो सा ऑर्बिट है जिसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट मसनूई सैटेलाइट मूव कर रहा है, जो सा इंसानों ने बनाया है, इसे कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों कहते हैं अभी पता चल जाएगा। ज़मीन के एक्सिस के गिर्द, मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, ये जो सा ये ज़मीन है, ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट 24 घंटे में अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है। यानी कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द जो सी घूमती है ना, ऐसे करके अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, गोल गोल। मिसाल के तौर पर एक हम जब अपने एक्सिस, हम भी तो घूमते हैं, ठीक है ना, घूमते हैं अपने एक्सिस के गिर्द, यानी कि एक पॉइंट को मरकज़ मानते हुए हम उसके गिर्द घूमते हैं और हमें चक्कर आने लग पड़ते हैं। इसी तरह जो सी ज़मीन है, ज़मीन भी अपने पॉइंट को, अपने सेंटर वाले पॉइंट को, अपने मरकज़ को बुनियाद बनाते हुए उसके गिर्द घूमती है, उसे कहते हैं जी रोटेशन। इस रोटेशन की वजह, ये रोटेशन जो सी होती है ज़मीन 24 घंटे में अपना चक्कर मुकम्मल करती है, ज़मीन से अपने एक्सिस के गिर्द 24 घंटे में अपना चक्कर मुकम्मल करती है। और जो ना सैटेलाइट है वो भी 24 घंटे में अपना चक्कर मुकम्मल करता है। इसलिए जब हम ज़मीन से सैटेलाइट को देखेंगे ना, तो सैटेलाइट ज़मीन के हिसाब से चल रहा होगा, इसलिए वो हमें स्टेशनरी लग रहा होगा, अपनी जगह पर फिक्स है वो, हमें ऐसा लग रहा होगा कि ये हिल ही नहीं रहा। जैसे कि हमें तारे दिख रहे हैं, तारे ऐसा लग रहे होते हैं कि भाई वो हिल ही नहीं रहे बिल्कुल, यानी कि जाम है अपनी जगह पर। इसलिए हमें ये जो सा है, ये सैटेलाइट जो सा होता है, ये भी हमें तारों की तरह ही नज़र आ रहा होता है कि भाई ऐसा लग रहा होता है कि जाम है, स्टेशनरी अपनी जगह पर। इसलिए हमने इस ऑर्बिट को, जहाँ पर ये घूम रहा है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाया है। इसमें इस ऑर्बिट में हरकत करते हुए जो से सैटेलाइट होते हैं वो हमें ऐसे लग रहे होते हैं कि ये अपनी जगह पर जाम है, क्योंकि ज़मीन की हरकत
इन सैटेलाइट्स के हिसाब से होती हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये अपनी जगह पर फिक्स है। अब उसके बाद आगे है जी साकिन में सैटेलाइट्स 24 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है ना। जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में 24 सैटेलाइट्स हैं टोटल, और ये नेविगेशन सिस्टम होता है, नेविगेशन सिस्टम होता है, ठीक हो गया। ये सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द 2 मरतबा 3.87 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से हरकत करते हैं। यानी कि ये जो उनसे एमसीक्यूज़ के एतबार से आपने याद करना है, डब्बों में लिखा हुआ है कि ज़मीन ये जो सी इनकी मोशन होती है वो 3.87 किलोमीटर पर सेकंड होती है। जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, इसमें 24 सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक हो गया। और 3.87 किलोमीटर पर सेकंड इनकी स्पीड होती है। ये जो सी होती है 3.87 किलोमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है, ठीक हो गया, सैटेलाइट्स की। अब आगे हम बात करते हैं जी मसनूई सैटेलाइट्स की मोशन है। अब मसनूई सैटेलाइट्स की मोशन को हम कैसे निकालेंगे? मसनूई सैटेलाइट्स हैं, उनकी मोशन है, अब हम वो कैसे निकालेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे उसकी मोशन को निकालना चाहे तो। मसनूई सैटेलाइट्स हैं, मिसाल के तौर पर सेंट्रीपिटल, एक है बॉडी, एक अर्थ है, ये है जी अर्थ। अर्थ के सेंटर से, अर्थ की मरकज़ से अर्थ की सरफेस तक का फासला, ज़मीन की सरफेस तक का फासला कैपिटल आर कहलाता है। और मैस एम जो एक हाइट पर मौजूद है, मैस एम जो एक हाइट पर मौजूद है, उसका ज़मीन की सरफेस तक का फासला एच कहलाता है। अब मैस एम जो सा है, ये सैटेलाइट है, चूँकि मसनूई सैटेलाइट है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के गिर्द घूम रहा है। किस स्पीड से? वी नोट से। वी नोट कोई भी हो सकती है, वी नोट स्पीड से घूम रहा है। और ज़मीन के मरकज़ से इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक का फासला आर नोट है। हमें पता है कि ये जो सा है ये ऑर्बिट है, ठीक है ना। ये एक दायरा है, ये एक दायरा है जिसका रेडियस हर तरफ से बिल्कुल सेम ही होगा। जिस तरह अर्थ है ये आर है, आर का जो सा रेडियस ऑफ अर्थ है, ये जो सा कैपिटल आर है, कैपिटल आर हर तरफ से ही कांस्टेंट है। जहाँ से भी आप लोगे कैपिटल आर वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, एक ही रहेगा। इसी तरह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का भी जो सा ये स्मॉल आर है ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि ये एक दायरे में गर्दिश है। दायरे का रेडियस हमेशा इक्वल होता है हर एक पॉइंट से, दायरे के हर एक पॉइंट से उसका रेडियस जो सा होता है वो कांस्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पर रेडियस आर नोट ही एक ही रहेगा, आर नोट। हम यहाँ पर कह सकते हैं, मैं आपको फिर दोबारा समझा देता हूँ कि एक ज़मीन है, ज़मीन का अपने ज़मीन है, ज़मीन के सेंटर से ज़मीन की सरफेस तक का फासला कैपिटल आर है, और ज़मीन की सरफेस से लेकर सैटेलाइट तक का फासला हाइट है, एच है। और ज़मीन के सेंटर से सैटेलाइट तक का फासला आर नोट है। और फिर आर नोट, ये जो सा सैटेलाइट है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में वी नोट की स्पीड से मूव कर रहा है, वी नोट की स्पीड से मूव कर रहा है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस आर नोट के इक्वल है, और आर नोट इज इक्वल टू आर प्लस एच है। आर नोट इज इक्वल टू आर प्लस एच हमने पीछे पढ़ कर आए हैं, ठीक है। अब हमने ये भी बताना है कि जो सी ये है, जो सी ये मसनूई सैटेलाइट की मोशन है ये दायरे में क्यों हो रही है? क्योंकि जो सी ज़मीन है इसे ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया कर रही है। ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन मुहैया कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इसे खींच कर रख रही है अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स मैस एम को अपनी तरफ खींच कर रख रही है। और ये जो सी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ पैदा कर रही है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो सी होती है ये ज़मीन के हर तरफ है, यानी कि ज़मीन है इसके हर तरफ मौजूद है, हर तरफ जिधर भी जाओगे ना ज़मीन पर, ज़मीन के हर तरफ हर तरफ हर तरफ हर तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में ये हरकत कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड में ये हरकत कर रहा है। ओके हो गया, समझ आ गई। ज़मीन की ये ज़मीन जो सी होती है इसको ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ज़रूरी ग्रेविटेशनल फोर्स मुहैया करती है, जिसकी ये ज़रूरी ग्रेविटेशनल फोर्स को इस्तेमाल में लाते हुए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करता है, और ये सेंट्रीपिटल एक दायरे में हरकत करता है। ओके होगा, समझ आ गई, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो सी होगी जब एक कोई भी बॉडी दायरे में हरकत करता है ना,
तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है। हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ड्राइव कर लेंगे, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, जैसे कि हम पीछे पढ़ कर आए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर अब हमने कीमतें दर्ज करनी है कि एफ सी इज इक्वल टू, चूँकि यहाँ पर स्पीड कितनी है, यहाँ पर इस मसनूई सैटेलाइट की स्पीड थी वी नोट, एम वी नोट का होल का स्क्वायर ओवर यहाँ पर ये जो सा रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस जिसमें ये बॉडी मूव कर रहा है उसका रेडियस है जी आर नोट आ गया। अब हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू एम जी, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, तो एम जी यहाँ पर आ गया। अब चूँकि यहाँ पर जी जो सा वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, जी चूँकि कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि मसनूई सैटेलाइट जो सा है ये अर्थ की फील्ड से बाहर है, अर्थ की फील्ड से बाहर है। चूँकि ये 10 ms -2 नहीं हो सकता, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे जी के साथ h। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हाइट पर है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो हाइट पर है। इसका मतलब क्या है, ज़मीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है लेकिन वो हाइट पर प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए एम जी एच आ जाएगा इज इक्वल टू एम वी नोट का होल का स्क्वायर ओवर आर नोट आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद ये जो सा मैस है ये इस मैस से कट जाएगा। ठीक है। एम कैंसिल हो जाएगा। अब जी एच ओ बराबर है वी नोट का होल का स्क्वायर ओवर आर नोट। अब हमें पता है कि जोन सा वी नोट का होल का स्क्वायर है ये बराबर ये ऐसे रह जाएगा, और ये जोन सा तकसीम है बटा है इसको हम ख़त्म कर देंगे। बटा क्यों ख़त्म करेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी मसावात में बटा आ जाए ना हमने उसको ख़त्म ही करना होता है। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। ये बटा को ख़त्म करने के लिए तकसीम हो रहा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी नोट का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच आर नोट। अब उसके बाद वी नोट है यहाँ पर हम इसका अंडर स्क्वायर रूट ले लेंगे। वी नोट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच आर नोट, हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ले लिया। अब उसके बाद वी नोट इज इक्वल टू जी एच, ठीक है ना, आर नोट की वैल्यू यहाँ पर दर्ज कर दी। आर नोट इज इक्वल टू आर प्लस एच, यानी कि जोन सा ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है जिसमें ये मूव कर रहा है सैटेलाइट का सरफेस से फासला, ज़मीन की सरफेस से फासला और ज़मीन की सरफेस से सेंटर तक का फासला आर प्लस एच है, जिसको हम आर प्लस एच को ऐड करने से हम ये आर नोट निकाल सकते हैं। इसलिए आर नोट इज इक्वल टू आर प्लस एच भी हो सकता है, इसलिए ये आ गई है वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी। और यानी कि ये वी नोट क्या है, इससे हम मसनूई सैटेलाइट की स्पीड मालूम कर सकते हैं, मसनूई सैटेलाइट की मोशन मालूम कर सकते हैं, उसकी स्पीड मालूम कर सकते हैं। वी नोट इज इक्वल टू जी एच आर प्लस एच, ये आपने याद रखना है। ठीक है। अब जब रेडियस ऑफ जब हमें पता है कि जो से ये हाइट है, ये वाली हाइट, जब ये वाली ज़मीन की सरफेस से लेकर जो सा मैस एम है, ज़मीन की सरफेस से सैटेलाइट की मोशन, यानी कि ज़मीन की मोशन, आप कह सकते हैं कि ये जो सा एच है ना बिल्कुल भी नहीं है, हाइट क्या है 0, यानी कि जब ये रेडियस है ये जब बड़ा ही होगा, रेडियस बड़ा किससे, हाइट से। जब ये रेडियस बढ़ जाएगा तो ये हाइट मिसाल के तौर पर मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब रेडियस हाइट से बढ़ जाएगा, जब रेडियस इस हाइट से बढ़ जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू 0 ही हो जाए, यानी कि हाइट जो सी होगी ये ख़त्म ही हो जाए। तो हम इस फार्मूले को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी अगर मैस m ज़मीन के करीब हो, यानी कि अगर ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट अगर ज़मीन के बहुत ही ज़्यादा करीब हो, ठीक है, हाइट हो ही ना, तो फिर कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं फार्मूले को। तब हम ये फार्मूले को ऐसे ड्राइव कर सकते हैं कि यहाँ पर h इज इक्वल टू 0 डाल देंगे और वी नोट इज इक्वल टू जी एच आर डाल देंगे, और वी नोट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर आ गया। अब इस फार्मूले से हम क्या ज़ाहिर कर सकते हैं कि जी आर, इनके हाइट ख़त्म हो गई है, हाइट हमने ख़त्म कर दी है। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको। बाज़ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं कि जो ज़मीन के बिल्कुल करीब ही हरकत कर रहे होते हैं, उनकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वी नोट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, कि जिनकी हाइट जो सी होती है वो बिल्कुल ज़मीन के पास ही होते हैं, यानी कि वो उनका जो सा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, जी इज इक्वल टू 10 रहता है। और हमें पता है
और उसने दिया भी हुआ है कि वी नोट या सबसे करीब वाले वेलोसिटी, सबसे करीब जो सा सैटेलाइट है उसकी वेलोसिटी उसने दी भी हुई है, वी नोट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकंड। ये अक्सर एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वी नोट इज इक्वल टू 29,000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 सेकंड, यानी कि किलोमीटर पर सेकंड एक बॉडी है, 8 किलोमीटर पर सेकंड है। ये 1 घंटे में इतनी स्पीड 29,000 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में उसकी स्पीड इतनी होती है, 1 सेकंड के हिसाब से उसकी स्पीड 8 किलोमीटर होती है। ओके हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये भी याद करने हैं। और फिर उसके बाद चांद है, चांद का ज़मीन से फासला है जी 3,80,000 किलोमीटर। और चांद का चक्कर, चांद 27.3 दिनों में चक्कर लगाता है, चांद ज़मीन का चक्कर 27.3 दिनों में लगाता है। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब उसके बाद अब ये है जी वी नोट इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर हमें ये आ गया, ठीक है ना, ये फार्मूला आ गया था ना। यहाँ से आपने ये वाला भी फार्मूला ड्राइव कर लेना है कि जब हाइट जो सी है, यानी कि एक सैटेलाइट है वो ज़मीन के बिल्कुल ही करीब है, इतना करीब है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो सा है वो यानी कि हाइट बिल्कुल ज़ीरो है। जब हाइट ज़ीरो यहाँ पर दर्ज कर देंगे तो हमारे पास ये GH आ जाएगा, चूँकि हाइट ज़ीरो है, ठीक है ना। हाइट ज़ीरो हमने दर्ज की है, हाइट तकरीबन ख़त्म ही है, तो ये GR आ जाएगा। ठीक हो गया, यह हमारा हो गया। ओके हो गया, समझ आ गई, 5वां चैप्टर क्लियर हो गया।